नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत में इस समय जी समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस समय भारत के अंदर लगभग 41 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं और राष्ट्राध्यक्षों के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके भी सचिव यहाँ पर आए हुए हैं। और इस समय यूँ कहें कि पूरे दुनिया का ध्यान भारत की तरफ लगा हुआ है और भारत इस जो जी समिट से क्या फ़ायदा उठाएगा, कितना पैसा कमाएगा, ये हम आज सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जी समिट में भारत ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। बहुत सारे निर्माण कार्य किए गए हैं। राष्ट्राध्यक्षों के होटलों का किराया, उनके रुकने ठहरने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इन 4,500 रुपये खर्च करके भी भारत ऐसी उम्मीद है कि 5-7 लाख करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही है। भारत ने ऐसा दिमाग लगाया है कि इस जी समिट से हम दूसरे इकोनॉमी फ़ायदा उठाएं। तो कैसे कमाएगा भारत में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको G20 समिट के बारे में बता देता हूं, आखिर ये है क्या। दोस्तों, 1999 में G20 समिट का आयोजन इसलिए किया गया था कि एशिया में उस समय आर्थिक संकट था और उस समय इस संकट से निपटने के लिए 20 ताकतवर देश जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, उनके हम यूँ कहें कि वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने मिलकर के एक ये संगठन बनाया था कि हम जो कि किसी भी देश को कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुलझा सकें। पहले सिर्फ ये आर्थिक समिट हुआ करती थी और जब ये समिट हुई उसके बाद किस तरह से सारे देशों ने समन्वय करके एशियाई जो संकट था यहाँ पर रुपए का या पैसे का आर्थिक संकट, उसको दूर किया गया। उसके बाद में 2007 में जब ये समिट कामयाब हो गई, तब उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने आर्थिक संकट दूर किया है एशिया से, उसी तरह से हम अन्य समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। 2007 में इसमें बहुत सारे अन्य विषय जोड़े गए, जिसमें से ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और यूँ कहें कि समान विकास और पर्यावरण संतुलन, जलवायु, ये सब यहाँ पर इसमें जोड़ा गया और सफलतापूर्वक उसके बाद में इस पर काम भी हो रहा है। अब मैं बात करूं कि भारत इस समिट से कैसे फ़ायदा उठाना चाह रहा है और उठा भी रहा है। देखिए, जो 20 ताकतवर देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष एक मीटिंग करेंगे और उसमें जो विषय तय किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि ऊर्जा का संकट है, अभी बहुत सारा खाद्यान्न संकट है, स्वास्थ्य की समस्या हैं, एक दूसरे के आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, सब लेन देन तय किया जाएगा और अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन भारत ने सोचा कि जब इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो हम बायलैटरल बात करके अन्य समझौतों पर यहीं बात कर लेते हैं, तो इससे हमें बहुत सारा इकोनॉमी फ़ायदा हो जाएगा। अगर मोदी जी इन 40 देशों की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो समय बहुत खर्च होगा, शायद 5-7 साल लग जाएं और एक एक यात्रा पर लगभग 1,800 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो ऐसे तो बहुत सारा खर्च भी हो जाएगा और समय भी बहुत लगेगा। तो जी समिट का जो आज का दिन है, आज जो आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भारत ने सारी तैयारी की और जो दक्षिण अफ्रीका की यूनियन है उसको भी इस समिट में आमंत्रित कर लिया और उसको भी G20 में शामिल कर लिया गया है। और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को क्यों शामिल किया, इसके पीछे भारत की कहानी बताता हूँ। भारत की सोच ये है कि अफ्रीका और भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत में बहुत सारे ऐसी यूँ कहें कि यहाँ पर बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कुछ करना चाहते हैं। यूरोप में पहले से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अफ्रीका पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर भारत के स्टार्टअप अगर अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारा उनको भी मिल जाएगा और हमारे स्टार्टअप भी कामयाब हो सकते हैं। तो जब अफ्रीकन देश के राष्ट्राध्यक्ष आ गए तो भारत ने द्विपक्षीय वार्ता, एक तरफ तो जी समिट की वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ जैसे ही मोदी जी को समय मिलता है, कभी कीनिया के राष्ट्रपति को बुला लिया, कभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री से मिलना है और सबसे कुछ न कुछ समझौता किया जा रहा है कि हम हमारे जो स्टार्टअप है आपके देशों में कैसे काम कर सकते हैं और उनको क्या क्या छूट मिल सकती है।
तो ये सारे समझौते किए जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में किस देश के साथ में क्या क्या समझौते किए जाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ मोदी जी ने, एक तो हमारे पास जो बिजली की समस्या है, और हम यूँ कहें कि एक कोयले से बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो प्रदूषण बहुत फैलाता है। तो मोदी जी ने कहा देखिए, दुनिया में हमारा ये विषय भी है G20 का कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकें, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम स्वच्छ एनर्जी नहीं अपनाएं। तो आपके पास जो परमाणु तकनीक है उससे हम ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि कोयले से जो बिजली बना रहे हैं उसका उत्पादन कम किया जा सके। बाइडन तैयार हो गए, तो 5 ऐसे मुझे लगता है परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित किए जाएंगे। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि हमारे रक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है, बॉर्डर पे चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, चाइना परेशान कर रहा है कि क्या चाहिए आपको, कि हमें अभी तो ड्रोन चाहिए, आगे फिर और बात करेंगे। तो ड्रोन पे भी समझौता हो गया है। और दूसरा कि हम फाइटर प्लेन बना रहे हैं, उसके लिए हमें इंजन की ज़रूरत है, तो आपके यहाँ इंजन बना के देने में आपको समय बहुत लगता है, तो वो फैक्ट्री हमारे यहाँ स्थानांतरित कर दो, हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर हैं, हम यहीं पर बना लेंगे, तकनीक हमें दे दो। तो बाइडन ने कहा यस, ये भी ले लो। ऐसे ही सभी देशों से कुछ ना कुछ समझौते किए जा रहे हैं, और इससे आने वाले 5 साल के अंदर भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो भारत वैसा ही कुछ कर रहा है, जैसे कि हम देखा होगा कि जैसलमेर में शादियां होती हैं, बेटी की शादी है तो सोचा कि देखो खर्चा तो हो ही रहा है, चलो बेटे की जंदोई भी करा देते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि जी समिट में इतना खर्चा हो रहा है तो कोई द्विपक्षीय समझौते भी कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं एक बनिए वाला दिमाग, और बचत करना होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में काम आती है बचत, चाहे देश की हो चाहे परिवार की हो। और मोदी जी हमारे देश का एक एक पैसा सही जगह पर लगा रहे हैं। तो किस प्रकार से भारत इस समय जी समिट का आयोजन करके, यानी यूँ कहें कि 4,500 रुपये खर्च करके दुनिया के सभी देशों से कोई ना कोई समझौता करके, मुझे लग रहा है कि ये हमारी कमाई का आंकड़ा 8-10 लाख करोड़ तक का भी पहुंच सकता है। आने वाले समय में इस जी समिट का जो प्रभाव आएगा हमारे देश के ऊपर, वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। भारत का नाम वैसे ही दुनिया में है, और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत ने जैसा किनारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम, हम दुनिया को एक अपना परिवार मानते हैं और दुनिया का भला चाहते हैं। इस वसुधैव कुटुंबकम वाले नारे से दुनिया खुश है। तो आज मुझे लग रहा है कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो समय दूर नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2030 से पहले ही भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। तो ये भारत का आज का किस प्रकार से भारत ने इस जी समिट का आयोजन करके भारत का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है, दुनिया में नाम किया है। तो कल फिर मैं बताऊंगा आगे क्या कुछ होने वाला है इस जी समिट में, और जो जी समिट में फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ।